नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न विथ रूबी में। दोस्तों मैं यहाँ पे हिंदी साइड की तैयारी करवा रही हूँ। UGC नेट से TGT PGT के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं जो प्रीवियस ईयर प्रश्न है उसको लेके कर रही हूँ। तो मैं 2012 का जून का जो प्रश्न पत्र है उसको मैं करवा रही हूँ। तो इसे 2 वीडियो में बना चुकी हूँ। आज ही मेरा तीसरा वीडियो है। आज मैं प्रश्न लेके आई हूँ वो जून का ही है, लेकिन जो तृतीय प्रश्न पत्र होता था उसका है। पहले 3 प्रश्न पत्र होते थे, पेपर फर्स्ट होता था, तो पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। अब जब 2018 से 2 प्रश्न पत्र कर दिए, एक तो पेपर 1 और जो पेपर 2 और पेपर जो 3 हो रहा था उसके बदले में सिर्फ एक पेपर 2 हो गया है। तो ये जो प्रश्न है वो पेपर 3 का है, क्योंकि उस समय पेपर 3 भी आते थे। तो उसी का मैं प्रश्न लेके आई हूँ। तो देखते हैं कि कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करना है और कौन सा ट्रिक्स आज मैं लेके आई हूँ। तो जो सबसे पहला प्रश्न है कि ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है। जो ब्रज भाषा है इसका विकास किससे हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन था, पहला जो ऑप्शन था, मैं यहाँ पे ऑप्शन लिखती हूँ और आपको चूज करना है कि मागधी अपभ्रंश से, दूसरा हो जाएगा शौरसेनी अपभ्रंश, तीसरा हो जाएगा अर्ध मागधी, और जो चौथा हो जाएगा पैसाची। ये 4 ऑप्शन है, आपको चूज करना है कि किससे हुआ है। तो जो ब्रज भाषा का जो विकास हुआ है वो शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इससे जो अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषा निकली हुई है और उससे जो उस भाषा से जो उपबोली है वो मैं एक वीडियो में करवा चुकी हूँ। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप वहाँ से देख लें, तो इससे आप जो है ये आपका जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो जाएगा। तो जो ब्रज भाषा है ये शौरसेनी अपभ्रंश से निकला हुआ है। मैं इस वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो शौरसेनी अपभ्रंश है, शौरसेनी अपभ्रंश से 3 भाषा निकली हुई है, जिसका मैं ट्रिक बताई थी पराग, यानी कि प से पश्चिमी हिंदी, रा से राजस्थानी और ग से गुजराती। और जो पश्चिमी हिंदी हो गया, पश्चिमी हिंदी से भी 5 भाषा है। तो उसका जो मैं ट्रिक बताई थी कि कान में बूंदे पहन के हरि ब्रज में खड़े हैं। तो ब्रज में खड़े हैं यानी कि शौरसेनी अपभ्रंश यहाँ से, तो यानी कि शौरसेनी अपभ्रंश से ब्रजभाषा निकला हुआ है। ब्रजभाषा निकला हुआ है पश्चिमी हिंदी से, और पश्चिमी हिंदी से 5 भाषाएं निकली हुई हैं। तो जिसका जो ट्रिक है कि कान में बूंदे पहन हरि ब्रज में खड़े हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे डिटेल से नहीं बताऊंगी क्योंकि उससे जो है वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न है कि अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का क्या नाम है। अपभ्रंश की जो उत्तरकालीन अवस्था है उसका क्या नाम है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा कि पहला हो जाएगा पाली, दूसरा हो जाएगा प्राकृत, और जो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा संस्कृत, और जो चौथा हो जाएगा अबहट। अबहट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अबहट, यानी कि अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था जो है वो अबहट है। सबसे पहले मैं ये बता चुकी हूँ कि सबसे पहले जो भाषा आई है वो संस्कृत आई है। संस्कृत के बाद पाली आई है, प्राकृत, पाली के बाद प्राकृत आई है, और प्राकृत के बाद अपभ्रंश आई है, और अपभ्रंश के बाद अपभट भाषा आई है, जिसके जो हमारे जो मैथिल कोकिल विद्यापति है उन्होंने जो कीर्ति लता और कीर्ति पताका की जो रचना की है वो अबहट भाषा में ही की है। तो ये भी प्रश्न कितनी बार पूछा जाता है कि अबहट भाषा में कौन सी काव्यों की रचना हुई है। तो आपको याद रखना होगा कि विद्यापति की कीर्ति लता और कीर्ति पताका। उसके बाद जो तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों आप सभी अपने आंसर को गेस कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, कि अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 8, दूसरा हो जाएगा 12, जो तीसरा हो जाएगा 10, और जो चौथा हो जाएगा 9। तो जो अपभ्रंश में कुल कितने स्वर है, तो 8 स्वर हैं। उसका जो चौथा प्रश्न है कि मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है। दोस्तों ये अपभ्रंश जो किस अपभ्रंश से कौन सी भाषा निकली हुई है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से लगभग हर बार 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी देख लिए कि ब्रजभाषा का विकास किससे हुआ है और मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है, ये भी है, यानी कि 2 प्रश्न है। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप उस कॉन्सेप्ट को जरूर क्लियर कर लीजिएगा। तो मगही किस प्रदेश की बोली है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश,
दूसरा हो जाएगा बिहार, और जो तीसरा हो जाएगा राजस्थान, और चौथा हो जाएगा छत्तीसगढ़ी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि मगही किस प्रदेश की बोली है, तो बिहार की। बिहार में 3 बोली बोली जाती है, मैथिली, भोजपुरी और मगही। तो यहाँ पे बिहार में कौन सी बोली हो जाती है, तो मगही जो बोली जाती है वो बिहार में बोली जाती है, और बिहार में 3 बोलियाँ बोली जाती है। एक हो जाती है आपको भोजपुरी, मगही और मैथिली। उसके बाद है भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है। तो ये जो हमारा 5वां प्रश्न है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या है। इसके जो ऑप्शन है कि रूप रचना, पहला ऑप्शन हो गया रूप रचना, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा ध्वनि, और जो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इतिहास, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा अर्थ। तो जो प्रश्न है कि भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है, भाषाओं को कैसे मतलब वर्गीकरण किया गया है, उसका आधार क्या है, तो उसका आधार है इतिहास। उसके बाद है पुष्पदंत। पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे, तो पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे, इसको भी मैं एक अपभ्रंश वाले वीडियो में करवा चुकी हूँ कि अपभ्रंश के अंतर्गत जितने भी कवि आए हैं उसको भी मैं एक अलग वीडियो में करवा चुकी हूँ। तो है कि ऑप्शन है पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे, तो 8वीं शताब्दी, दूसरा हो जाएगा 7वीं शताब्दी, और तीसरा हो जाएगा 10वीं शताब्दी, और जो चौथा हो जाएगा 11वीं शताब्दी। और जो इसका जो आंसर हो जाएगा 10वीं शताब्दी। इसका मैं वहाँ पे ट्रिक्स बता चुकी थी कि 10 पुष्प नए जैसे महके, तो 10 पुष्प से 10 से हो जाएगा 10वीं शताब्दी, और पुष्प से हो जाएगा पुष्पदंत, और नए जैसे महके वो इनकी काव्य हैं, जिसको मैं ट्रिक्स बताई थी कि 10 पुष्प नए जैसे महके। और इसको आप पूरे जो ट्रिक है इसको देखने के लिए आप जो मेरा अपभ्रंश के कवि है उसको वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ही वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बाद है कि जो 7वां प्रश्न है कि दोहा कोश किसकी रचना है, तो दोहा कोश किसकी रचना है, तो इसके जो ऑप्शन देख लेते हैं। विद्याधर, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सरहप्पा, और जो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा पुष्पदंत, और जो चौथा ऑप्शन हो जाएगा सवरपा। तो जो है दोहा कोश किसकी रचना है, तो दोहा कोश सरहप्पा की रचना है। यहाँ पे जो ट्रिक्स है कि सर दोहा सुनाइए, यानी कि मतलब कोई सर है वो उसको आप कह रहे हैं कि सर दोहा सुनाइए, और सर दोहा सुनाइए में अगर आप राहुल सर याद रख लेते हैं कि राहुल सर दोहा सुनाइए, तो यहाँ पे आपके 2 प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। एक तो आपको याद हो जाएंगे कि सर दोहा सुनाइए, यानी कि सरहप्पा की रचना हो गई दोहा कोश, और राहुल सर दोहा सुनाइए, तो राहुल शंकृत्यायन ने सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ये भी प्रश्न कितनी बार पूछे जाते हैं कि राहुल शंकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, तो सरहप्पा को माना है। और इसके लिए आप एक ट्रिक्स लिख लीजिए कि राहुल सर दोहा सुनाइए। इस एक लाइन से आपके 3 जो प्रश्न हो जाएंगे, एक तो सरहप्पा सर राहुल सर, यानी कि राहुल से राहुल शंकृत्यायन ने सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है, और राहुल सर क्या सुनाइए, दोहा सुनाइए। दोहा सुनाइए यानी कि दोहा कोश, सरहप्पा की रचना हो गई दोहा कोश। उसके बाद जो हमारा 8वां प्रश्न है कि काव्य की रीति सीखी सु कबिन सो देखी सुनी बहुलोक की बातें। ये पंक्तियाँ हैं, तो ये किसकी पंक्तियाँ हैं ये आपको बताना है। तो क्या है कि काव्य की रीति सीखी सु कबिन सो देखी, देखी सुनी बहुलोक की बातें किसकी है, तो इसके जो ऑप्शन हो जाएंगे केशव दास, इसके ऑप्शन हो जाएंगे केशव दास, दूसरे हो जाएंगे भिखारी दास, और जो तीसरे हो जाएंगे पद्माकर, और जो चौथे हो जाएंगे मतीराम। तो ये पंक्तियां हैं, काव्य की रीति सीखी सु कबिन सो देखी सुनी बहुलोक की बातें, तो ये किसकी पंक्तियां हैं, तो ये भिखारी दास की पंक्तियां हैं। और इस पंक्ति को आप कैसे याद करेंगे मैं कुछ ट्रिक्स बता देती हूँ
कि सबसे पहले कि भिखारी दास सबको भिखारी याद करना है। कि हम सभी देखते हैं कि जब भी कोई भीख मांगने आता है तो क्या कहता है, वो बहुत मतलब बहुत तरह की बातें करते रहता है, बहुत लोग की कि तुम जैसे अगर आप उसको भिक्षा दे देते हैं तो आशीर्वाद देने लगता है कि तुम जुग जुग जियो, या फिर बहुत फलो फूलो, तुम दिन रात तरक्की करो। यानी वो क्या करता है, बहु लोग की बातें करता है। जब हम उसको भीख देते हैं तो क्या करता है, बहु लोग की बातें करना है, मतलब बहुत सारी बातें वो करता है। बहु लोग से आप याद, जैसे ही बहु लोग देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि जो कोई भी भिखारी जब भी भीख मांगने आता है तो क्या करता है, बहु लोग की बातें करते रहता है। मतलब आप देखेंगे कि अगर भीख मांगने से पहले भी अगर आप भीख नहीं दे रहे हैं तो आपको इतनी सारी बातें बताएगा कि आप उससे इम्प्रेस हो जाएंगे और क्या करते हैं, भीख दे देते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे सिर्फ ये याद करने के लिए बता रही हूँ, अन्यथा इसे न ले। तो यानी कि जब भी आप बहु लोग की बातें, मतलब बहुत लोग की बातें देखेंगे तो आपको भिखारी दास आपके दिमाग में आ जाएगा कि क्या करता है। जो भिखारी जब आता है तो वो बहुत प्रकार की बहुत सारी बातें करता है, यानी कि बहु लोग। दोस्तों जब भी किसी पंक्तियाँ को आपको याद करना है तो आपको कुछ कोड वर्ड पकड़ना होगा। जब आप उस कोड वर्ड से पकड़ेंगे तभी जाके इन पंक्तियों को आप याद कर पाएंगे, नहीं तो ये पंक्तियाँ बहुत ही मुश्किल हो जाती हैं। तो आगे के वीडियो में मैं कुछ पंक्तियों को भी इसी ट्रिक से बताऊंगी। तो आपको यहाँ बहु लोग, आपको यहाँ पे गेस करना होगा, कोड पकड़ना होगा कि बहु लोग का बहुत सारी बातें, बहु लोग मतलब क्या, बहुत सारी बातें कौन करता है, तो भिखारी दास करते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है, हरी रस पिया जानिए जे कबहू न जाए खुमार। तो ये भी एक पंक्ति है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन है। 9वां प्रश्न है, इसके ऑप्शन हो जाएंगे सूरदास, दूसरे हो जाएंगे कबीरदास, और जो तीसरे हो जाएंगे रसखान, और जो चौथे हो जाएंगे नंददास। तो फिर से एक बार पंक्तियां देख लेते हैं कि हरी रस पिया जानी जे कबहू न जाए खुमार, और मैं मानता घूमत फिरे नाही तन की सार। ये पंक्तियां हैं। तो ये पंक्तियां किसकी है, तो ये पंक्तियां कबीरदास की है, जो हमारे संत कवि हुए हैं उनकी ये पंक्तियां हैं। यानी कि हरी रस पिया जानिए, आपको जो इसमें कोडिंग करना है कि कबहू, यानी कि कबहू मतलब याद, आपको याद करना पड़ेगा कि जो कबीरदास हैं वो क्या कर रहे हैं, कबहू न, वो न कबू अपने आप को, न कबू मतलब कभी भी, अगर आप समझ लेंगे कबू मतलब वो कभी भी अपने आप को न हिंदू माने हैं न वो मुसलमान माने हैं। क्योंकि ये बहुत सारा, इसमें भी हमारे विभिन्न जो साहित्यकार हैं उन सभी में ये अभी तक निष्कर्ष पे नहीं निकले कि कबीरदास क्या थे, हिंदू थे या मुसलमान थे। उन्होंने अपने आप को कभी भी, कबहू मतलब कभी भी उन्होंने न हिंदू माना है न मुसलमान माना है। तो यहाँ से आप जब भी कबहू आएगा, कबहू मतलब क्या, कभी भी नहीं माने हैं क्या कबीरदास। तो कि हरी रस पिया जान जे कबहू न जाए खुमार, कबहू मतलब याद रखना होगा आपको कि कबीरदास, क्योंकि कबहू मतलब कि कभी भी, उन्होंने कभी भी नहीं माना है कि वो हिंदू है या फिर वो एक मुसलमान है। बल्कि उनके जो शिष्य हैं उन्होंने ही अलग अलग विवाद माना है कि वो हिंदू थे, कोई शिष्य ने बोला कि वो मुसलमान थे, लेकिन कबीरदास जी ने कभी नहीं माना कि न वो हिंदू है न वो मुसलमान है। उसके बाद जो हमारा 10वां प्रश्न है कि देव कवि की रचना कौन है। ये जो हमारे रीतिकालीन जो कवि हो गए हैं देव, उनकी रचना कौन कौन है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं कि उनके ऑप्शन क्या है। प्रश्न नंबर 10 है, तो जिसका ऑप्शन हो जाएगा काव्य निर्णय, और जो दूसरा हो जाएगा रसराज, और जो तीसरा हो जाएगा श्रृंगार निर्णय, और जो चौथा हो जाएगा भाव विलास। तो जो देव की जो रचना हो जाएगी वो भाव विलास हो जाएगी। और इसको आपको याद रखना होगा कि जो विलास वाली बहुत सारी रचनाएं, सभी रचनाएं नहीं लेकिन 4-5 है, जो मैं एक अलग वीडियो में देव को लेके आऊँगी, देव कवि को, तो वहाँ पे मैं बताऊँगी कि उसको कैसे याद करना है। यहाँ मैं बता देती हूँ कि जो विलास लगा हुआ है, जैसे कि रस विलास, भाव विलास, इस प्रकार की कुछ रचना है जिनके अंत में विलास लगा हुआ है, तो वो देव कवि का है। सारी रचना नहीं है, कुछ रचनाएं ही मैं बता रही हूँ कि कुछ रचनाएं हैं जिसमें विलास लगा हुआ है, तो वो देव कवि का है। बाकी ये रसराज किसका है, तो मती राम का है। इस पर भी मैं एक ट्रिक्स है जो अगले वीडियो में मैं बताऊंगी। मती राम के छंदों में रसराज,
साहित्य सार, ललित ललाम, फूल मंजरी, श्रृंगार लक्षण, मतीराम सत्सई, अलंकार पंचाशिका और वृत्त कौमुदी। ये जो इतनी रचना है मतीराम को आपको ऐसे याद करना है, ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। उसके बाद है साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है। तो साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है, तो ये आपको ऑप्शन देख लेते हैं। साहित्य लहरी के जो ऑप्शन कार हो जाएंगे कि तुलसीदास, दूसरे हो जाएंगे सूरदास, और जो तीसरे हो जाएंगे कृष्णदास, और जो चौथे हो जाएंगे सुंदरदास। तो जो साहित्य लहरी है वो सूरदास की रचना है। सूरदास की 3 रचना बहुत प्रसिद्ध है, सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। ये रामचंद्र शुक्ल जी ने 3 ही रचना मानी है, सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। और उसके बाद है अष्टछाप की स्थापना किसने की है। तो ये अष्टछाप वाला जो हमारा जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इससे भी 1-2 प्रश्न हमेशा बनते हैं। तो अष्टछाप की स्थापना किसने की है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें जो हो जाएंगे विट्ठल दास, विट्ठल दास, वल्लभाचार्य, और जो तीसरे हो जाएंगे सूरदास, और जो चौथे हो जाएंगे रामानंद। तो जो अष्टछाप की जो स्थापना की है वो उन्होंने विट्ठलनाथ की है। विट्ठलनाथ वल्लभाचार्य के बेटे थे। तो जब उन्होंने अष्टछाप की रचना की है तो 4 शिष्य वल्लभाचार्य के और 4 शिष्य विट्ठलनाथ के हो गए हैं। तो वो कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो कौन कौन से कवि आते हैं, जो 4 हो गए, 4 वल्लभाचार्य के शिष्य हो गए, 4 विट्ठलनाथ के शिष्य हो गए, और विट्ठलनाथ की बेटे हो जाते हैं गोकुलनाथ। उन्होंने भी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं की है, जो अक्सर एक तो है 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, वो गोकुलनाथ की रचना है। और ये भी मतलब ये दादाजी हो गए वल्लभाचार्य, उनके बेटे विट्ठलनाथ, और इनके बेटे जो हो गए वो गोकुलनाथ हो गए। और गोकुलनाथ का भी जो 2 रचना है वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जब भी आप प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे आगे की वीडियो में तो आप देखेंगे। तो गोकुलनाथ की 2 रचना है, एक तो 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। उसके बाद जो हो जाता है कि सखी संप्रदाय के संस्थापक कौन है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। सखी संप्रदाय के तो हित हरिवंश, और जो दूसरा ऑप्शन हो जाएंगे वल्लभाचार्य, और जो तीसरा हो जाएंगे स्वामी हरिदास, और जो चौथा ऑप्शन हो जाएंगे मध्वाचार्य। तो इसके जो ऑप्शन हो जाएंगे सखी संप्रदाय के कौन है, तो स्वामी हरिदास। उसके बाद जो हमारा अगला कि गोस्वामी तुलसीदास जी की अंतिम रचना कौन है। ये इसमें अंतिम रचना पूछी हुई है, और किसी में जो पूछी हुई कि पहली रचना कौन कौन है। तो तुलसीदास जी की अंतिम रचना कौन है, ऑप्शन में देख लेते हैं। तो जो इसका ऑप्शन है विनय पत्रिका, और दूसरा देख लेते हैं दोहावली, तीसरा है कवितावली, और चौथा है हनुमान बाहुक। बाहुक। तो इसका जो है कि तुलसीदास जी की जो अंतिम रचना है वो कवितावली है, और जो उनका पहला रचना है वो है वैराग्य संदीपनी। ये भी कितनी बार पूछा गया है। और कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि इनकी कौन सी रचना अवधी भाषा में है, कौन सी रचना ब्रज भाषा में है, जिसको मैं पिछले की वीडियो में बता चुकी थी। तो अगर तुलसीदास से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तत्वों को अगर आपको जानना है तो मैं तुलसीदास पर एक अलग से वीडियो बना चुकी हूँ। तो जो कवितावली हो गई वो इनकी अंतिम रचना हो गई, और वैराग्य संदीपनी उनकी पहली रचना हो गई। उसके बाद जो हमारा अंतिम प्रश्न है कि मृगावती किसकी रचना है।
तो मृगावती किसकी रचना है? ऑप्शन देख लेते हैं। उस्मान, उसके बाद कुतुबन, और जो तीसरा देख लेते हैं मंझन, और चौथा है जायसी। तो मृगावती किसका है? मृगावती जो रचना है वो कुतुबन का है, कुतुबन का है। तो इसका भी मैं ट्रिक्स बता चुकी हूँ, जब मैं सूफी काव्य को करवाई थी। और उस पर देख लेते हैं उस्मान की रचना कौन सी है। तो बताई थी कि वो सारा उस चित्र समान है, यानी कि चित्रावली उस्मान की रचना हो गई। दोस्तों आपको चारों ऑप्शन, जिसके चारों ऑप्शन बनेंगे उसको आपको याद करना पड़ेगा। उस्मान की हो गई चित्रावली, कुतुबन की हो गई मृगावती, मंझन की मधुमालती, और उसके बाद जायसी की है पद्मावती, पद्मावती। और अभी सूफी काव्य पे मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ, आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे अच्छे से देख लें। दोस्तों जो मेरा वीडियो परसों आने वाला था बुधवार को, वो मैं नहीं दे पाई क्योंकि मेरी इधर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से वीडियो नहीं बन पाई। उसके लिए मैं बहुत क्षमा चाहती हूँ। और आगे की वीडियो ऐसे ही कंटिन्यू आते रहेंगे। अगर पहली बार आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।